देख रहे हैं रेडियो प्रज्ञा का पेज और मैं हूं आपसे नवनीत। आज हमारे पास कुछ गंभीर मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर रुचिका सिंह। तो मैम स्वागत है सबसे पहले तो आपका। एक बार हमारे श्रोताओं के लिए सभी के लिए अपना परिचय बता दीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचिका सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, सहायक आचार्य मेडिकल कॉलेज कुशीनगर में अपनी सेवाएं देती हूँ। मैम आज हम महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। एक गर्भवती महिला जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करते हैं, पहले तिमाही, तो कैसे, पहले तो ये बताइए कि कैसे हम डिटेक्ट करते हैं या कौन कौन से टेस्ट होते हैं जिससे ये कंफर्म होता है कि प्रेगनेंसी है। जी, तो आप मतलब श्रोताओं को जानकारी देना चाहते हैं कि जब कोई भी औरत जिसका मासिक चढ़ता है तो उसके बाद वो कैसे ये जाने कि वो प्रेग्नेंट है। जी। तो ये ज़्यादातर औरतों को हमारे ख्याल से अवगत है, पता है कि हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं जिसको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट बोलते हैं। यूरिन में कुछ बीटा एसीजी का हार्मोन सेक्रीशन स्टार्ट हो जाता है जैसे ही औरत प्रेग्नेंट होती है और उसका मासिक चढ़ता है। वो टेस्ट आपका डिटेक्ट हो जाता है प्रेगनेंसी किट के माध्यम से, जिसमें पहले तो एक लाइन रहती है जो टेस्ट है। अगर दूसरी लाइन पॉजिटिव आती है इसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो वो एक सबसे पहला पॉइंट है। सेकेंडली एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज यूपीटी इज पॉजिटिव मीन्स पेशेंट इज प्रेग्नेंट, आप गर्भवती हैं। जी। लेकिन अगर वो लाइन हल्की आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है, तो हमेशा एक डाउट रहता है कि अब क्या करें जी, व्हाट टू डू नेक्स्ट, अगला स्टेप क्या होगा। तो एक आपने सुना होगा अक्सर ट्यूब में प्रेगनेंसी ठहर जाती है। तो अक्सर ऐसी प्रेगनेंसीज जिसमें जो हार्मोन का लेवल है बीटा एसीजी हार्मोन, जो हमारे ब्लड में, रक्त में बढ़ जाता है और वही यूरिन के माध्यम से बाहर आता है और वो हम यूरिन की किट में टेस्ट करते हैं। तो अगर ये बीटा एसीजी हार्मोन उस लेवल तक नहीं पहुंच रहा है तो आपकी किट में वो धूमिल दिखेगा, वो लाइन क्लियर नहीं आएगी। तो या तो बहुत अर्ली प्रेगनेंसी है उसमें वो लाइन बहुत धूमिल आएगी, और या फिर वो ट्यूबल प्रेगनेंसी है जी। इसको कैसे क्लियर आउट किया जाए, आपको ऑफकोर्स डॉक्टर से मिलना है ऐसे केस में जब आपकी दो लाइन डार्क ना आ रही हैं, एक डार्क है और एक लाइट है। आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। जो एक धूमिल लाइन है उसके साथ में यदि आपके लक्षण में पेट के पेड़ू यानी निचले हिस्से में दर्द जो कि दाएं या बाएं बना हुआ है, आपको थोड़ा स्पॉटिंग चालू हो गई है, बूंद बूंद खून आना, ऐसे में डेफिनेटली आप मिलें, बिकॉज ये एक इशारा है कि हो सकता है कि आपका बच्चा जो है वो नस में ठहर गया हो, ट्यूब में ठहर गया हो। मैम अब बात करते हैं कि कोई महिला है जिसका कंफर्म हो गया कि वो प्रेग्नेंट है और शुरुआती के 3 महीने जैसे कि अहम होते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए किसी महिला को पहले ट्राइमेस्टर में? जी, तो देखिए, अगर कोई भी महिला पहली बार गर्भवती हो रही है तो पहली बार गर्भवती हो रही है और अच्छे से प्रेगनेंसी चल रही है तो ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत नहीं। लेकिन यदि प्रेगनेंसी के साथ में कॉम्प्लिकेशंस जुड़ी हैं, आप पहले से बीपी के मरीज़ हैं, आप शुगर के मरीज़ हैं, आपको ब्लीडिंग चालू हो जाती है, या आपके पहले एबॉर्शंस हो रखे हैं, या धड़कन आने के बाद बच्चे की धड़कन चली गई, ग्रोथ नहीं हुई, इस तरीके की हिस्ट्रीज अगर है तो इसका मतलब है कि आपको बहुत ही एहतियात बरतना है और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आते ही अपने डॉक्टर से मिलना है। मैम जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी हुई, आगे फर्दर कंटिन्यू कर रही है, लेकिन जो एएनसी की जांच है वो कितनी महत्वपूर्ण है और क्यों जरूरी है, जरा सा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ जी, तो देखिए मैं आपसे ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट रखा आपने। अपने दर्शकों को ये जरूर बताना चाहूँगी कि जैसे कि एंटीनेटल चेकअप वर्ड में डॉक्टर और मरीज का संपर्क बहुत ज़रूरी है। सिर्फ जांचें करा के कई बार लोग अपने घर में ही और लैब टेक्नीशियन से रिपोर्ट समझ के बैठ जाते हैं जी। लेकिन ये क्लिनिकल वर्कअप बहुत ज़रूरी है, जो कि एक पूरा क्लिनिकल वर्कअप में डॉक्टर और पेशेंट का मिलना। जब हम बैठते हैं, मिलके बात करते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं, पेशेंट में कुछ जवाब देता है, तो हमें कई सारी चीज़ें पीछे से निकल के आती हैं जिसको हम हिस्ट्री बोलते हैं जी। हमको जो पढ़ाया भी जाता है तो हिस्ट्री टेकिंग सबसे इम्पोर्टेंट और अहम हिस्सा होता है। हमें पिछली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, डाइटरी हिस्ट्री सब समझनी होती है। उसके हिसाब से हम पेशेंट को फर्दर ट्रीटमेंट या फिर मेडिसिन एडवाइस करते हैं। तो जांचों में पेशेंट से जब हमने हिस्ट्री ले ली उसके बाद हम उसका चेकअप करते हैं, उसका रक्तचाप नापते हैं, उसकी पल्स देखते हैं, सैचुरेशन देखते हैं, हार्ट चेकअप करते हैं। आजकल के दौर में हार्ट डिजीजेस बढ़ गई हैं, तो पेशेंट्स जो हार्ट डिजीज के होते हैं वो शुरुआती 3 महीने में पिकअप हो सकते हैं, और वो तभी हो सकता है कि जब पेशेंट हम तक आए।
क्योंकि कई बार शुरुआत के 3 महीने में पेशेंट अपने घर पे रहते हैं, वो इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं कि कभी-कभी उनकी सांस फूल रही है या उनको कुछ ठीक नहीं लग रहा है, और ऐसे में पेशेंट फिर भी वो नॉर्मल चीज़ सोच के कि ये चलो ये गर्भावस्था की वजह से हो रहा होगा, जी। और वो घर पे रह जाते हैं। तो फर्स्ट 3 मंथ्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके क्लिनिकल चेकअप के लिए भी एक बार डॉक्टर से पहले 3 महीने में एक बार संपर्क ज़रूर होना चाहिए, जिसमें आप अपनी पूरी बातें, पिछली हिस्ट्री आप अपने सामने रखें, कितने ऑपरेशंस हुए, कौन-सा ऑपरेशन हो चुका है पहले, ये भी ज़रूरी है जानना। इसके अलावा जाँचों में अगर हम आते हैं ब्लड टेस्ट, तो उसमें आपका हीमोग्लोबिन का टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एनीमिक तो नहीं है, क्योंकि भारत वर्ष या फिर आप कह लें ओवरऑल भी देखा जाए तो लेडीज़ आर बाय डिफ़ॉल्ट एनीमिक, तो उनको हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए भी हम शुरुआत के 3 महीने में तो अब हमारी गवर्नमेंट ने भी रिकमेंड कर दिया है कि 30 ग्राम जो है मिलीग्राम्स आयरन हम दे सकते हैं। शुरुआत में हम सिर्फ फोलिक एसिड ही देते थे। तो अब महिलाएं संपर्क कर सकती हैं शुरुआत के 3 महीने में हीमोग्लोबिन का टेस्ट, थायराइड की जांच, जो कि बेबी के दिमागी विकास और बेबी के विकास के लिए भी ज़रूरी है, जो आजकल औरतें अभी तक भी 9वें महीने तक भी नहीं कराते हैं। ये वर्कअप शुरुआती 3 महीने में हो जाना चाहिए। यूरिन का टेस्ट, कई बार पेशेंट्स को कोई लक्षण नहीं होते हैं, फिर भी यूरिन में बैक्टीरियाज होते हैं, जिसके कारण भी इन्फेक्शन की वजह से भी एबॉर्शंस होते हैं। मेरा ये कहना है कि यूरिन टेस्ट एक सिंगल फर्स्ट विजिट में होना चाहिए। जी मैम, जैसे आपने बताया कि एएनसी क्यों इम्पोर्टेंट है, तो क्या ये सुविधा आयुष्मान आरोग्य मंदिर या फिर सरकारी हॉस्पिटल पे भी उपलब्ध है? इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश ये सुविधाएं सरकार ने हमको बहुत अच्छे से दे रखी है सारी गर्भवती महिलाओं के लिए। शुरुआत के 3 महीने नहीं, 9 महीने की पूरी सुविधाएं हैं। इवन अगर अल्ट्रासाउंड्स भी सरकारी उसमें उपलब्ध अगर नहीं है और कोई महिला ऐसी जगह जाती है सीएचसी वगैरह पे जहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, उसके लिए भी कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी, रेडियोलॉजिस्ट भी गवर्नमेंट ने नियुक्त किए वो सेंटर्स, जो कि महीने में 2 या 3 बार 2 बार अपना फ्री निःशुल्क अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। जी मैम, कुछ मिथ्स भी हैं, जैसे हमको भी एसएमएस के जरिए प्राप्त होते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर फूड, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि बादाम खाने से या फिर पपीता कंज्यूम करने से प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो सकती है, तो इसके बारे में कितनी सच्चाई है, क्या ये मिथ है, जरा सा हमारे दर्शकों को बताइए। जी, कई सारे मिथ्स प्रेगनेंसी के साथ जुड़े होते हैं। लोग में बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करना शुरू करते हैं। लोग जो है पपीता नहीं खाते, खासतौर से देखा क्या गया है कि जब पहले ज़माने थे, जब हम पपीते की जो रॉ पपीता होता है, उसकी स्टिक होती है, उससे अबॉर्टिफिकेशन की तरह यूज़ करते थे अबॉर्शन के लिए। जी। उसमें जो रॉ पपाया होता है, उसमें जो केमिकल होता है, जो कि अबॉर्शन के लिए जिम्मेदार होता है। तो जो अगर पका पपीता है तो एज एन वो अबॉर्ट नहीं करता, फिर भी प्रेग्नेंट लेडीज पपीता और पाइनएप्पल को अवॉइड करते हैं। ये रॉ प्रोडक्ट्स जो है वो अवॉइड करने चाहिए फर्स्ट 3 मंथ्स में। उसके बाद ऐसा नहीं, आप पपीता ले सकते हैं, अगर पपीता रॉ नहीं है तो आप ले सकते हैं। अब मैम थोड़ा सा डाइट और न्यूट्रिशन पे चर्चा करते हैं कि क्या क्या चीजें जो हैं गर्भवती महिलाओं को जरूर ही खानी चाहिए और किन किन बातों का डाइट के नजरिए से विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए, प्रेगनेंसी जो है हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। एक हेल्दी प्रेगनेंसी, इसका मतलब है कि पूरे 9 महीने बहुत अच्छे जाएंगे अगर आप स्वस्थ हैं और तब गर्भवती हुए हैं। और 9 महीने के बाद का भी जो समय है वो कौन निर्धारित करेगा कि यदि आप 9 महीने में अपना खान पान बहुत अच्छे से रखते हैं, अपना ख्याल रखते हैं। तो औरतों से मैं बोलूँगी कि जो प्रेगनेंसी होती है तब आप अपना खास ध्यान रखें, खासतौर से न्यूट्रिशन को लेकर। तो न्यूट्रिशन में हम जो प्रेग्नेंट लेडीज में प्लस 300 किलो कैलोरीज और ऐड कर देते हैं, जो रूटीन लोग लेते हैं उससे। नेट प्रेगनेंसी में जो वेट गेन होता है, जैसे कि अगर हम देखें कि अगर एवरेज वेट का लेडी है 50-60 किलो की, तो अगर एवरेज वेट है तो उनका यूजुअली 11 से 12 किलो वजन प्रेगनेंसी में बढ़ता है। जो बहुत थिन बिल्ट हैं उनका वजन लगभग 14 किलो 15 किलो गेन होता है। और जो बहुत ओबीज हैं उनको हम ये कहते हैं कि 7 to 8 kgs ही अनफ है। तो ये वेट गेन का चार्ट हुआ। आपकी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट उस हिसाब से बढ़ती है। प्रेगनेंसी में येस, कैलोरी रिक्वायरमेंट प्लस 300 आपको बढ़ानी है, तो जितना आप लेते हैं उससे थोड़ा सा आपको ऐड ऑन करना है जी। लेकिन ऐड ऑन करने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि प्रेगनेंसी में जो आप खाते हैं वो स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स होना चाहिए। जिसका मतलब है कि कम खाएं लेकिन जल्दी खाएं। यानी आपके अपने टाइम शेड्यूल को डिवाइड करना है। अगर आप 3 रोटी एक बार में खाते हैं, आप 2 रोटी लीजिए और 1 रोटी को आप 3 घंटे बाद लीजिए। या आपकी 3 मेजर और 3 माइनर मील्स डिवाइड होती है। मेजर मील का मतलब है जिसमें आपके दाल चावल सब्जी रोटी होते हैं। माइनर मील का मतलब है जिसमें आपके स्नैक्स भी आते हैं,
दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं। तो आपका न्यूट्रिशन जो गर्भवती महिलाओं के लिए है, उसमें 60% कार्बोहाइड्रेट आप लेते हैं जी। 30% आप प्रोटीन्स और 10 to 15% आप फैट लेते हैं। जो प्रोटीन है, जो कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें कि आपकी चावल आते हैं, रोटी आती है, ओट्स आते हैं, दलिया आती है, ये आपको कंज्यूम करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन ज़्यादा इसलिए रहता है क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है वही स्टोर होता है और हमें जब एक जो गैप होता है मील्स के बीच में, उसमें हमें शुगर्स यानी कि एनर्जी देता रहता है। नेक्स्ट इज प्रोटीन जी। तो प्रोटीन के में आप डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं। पेशेंट से मैं बोलूँगी कि ये दूध का सेवन ज़रूर करें और दही बहुत अच्छा होता है अगर, क्योंकि दही में प्रोबायोटिक्स की तरह काम करता है, हमारे बैक्टीरिया जो गट के उनको ठीक रखता है। प्रोटीन अक्सर लोग प्रोटीन पाउडर्स पीते हैं जो कि ऊपर का एडिशनल सप्लीमेंट है, तो जिनके भी ब्लड टेस्ट में हमें लगता है कि प्रोटीन की कमी है या सिम्टम्स आ रहे हैं डेफिशिएंसी के, उनको हम एड ऑन प्रोटीन्स दे सकते हैं। लेकिन आपकी डाइट भी सफिशिएंट होती है प्रोटीन्स को लेने के लिए, तो डाइट में आप दाल का सेवन बढ़ा दीजिए, डेयरी प्रोडक्ट्स दे दीजिए, आप लेट्यूस लीजिए, आप सोयाबीन लीजिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अच्छी बात है, मसाला और तेल अवॉइड करके आप नॉन वेज डेफिनेटली ले सकते हैं, दैट इज़ गुड रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। इवन एग प्रोटीन बोलते हैं कि बहुत ही अच्छी प्रोटीन होती है, और जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए मैक्सिमम प्रोटीन हमें सोयाबीन में मिलती है, तो डेफिनेटली यू कैन टेक सोयाबीन्स एज एन प्रोटीन रिच सोर्स। मैम, वैक्सीनेशन की थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि पहले ट्राइमेस्टर में या फिर उसके बाद के 9 महीनों में क्या गर्भवती महिलाओं को कोई वैक्सीन लेनी होती है? अगर लेनी होती है तो क्यों लेनी होती है, क्यों जरूरी है? जरा सा इस पे थोड़ा सा बताइए। जी, देखिए वैक्सीनेशन के बारे में भी ये बोलूँगी मैं कि वैक्सीन प्रेगनेंसी से पहले भी ली जाती है, शायद आपको जानकारी नहीं होगी। वैक्सीनेशन में एक रूबेला वैक्सीनेशन होता है और एक वेरिसेला वैक्सीनेशन होता है जो कि चिकन पॉक्स के लिए किया जाता है। तो ये दोनों वैक्सीन जो है वो गर्भावस्था से पहले यानी कि 1 माह पहले कम से कम लेना चाहिए। ये लेने से क्या होता है कि जो आपके बच्चे में जन्मजात बीमारियां कुछ होती हैं, जो रूबेला एक्चुअली वैसा वायरस है जिसको हम जर्मन मीजल्स बोलते हैं। ये वायरस जो है वो बच्चे में अपंगता पैदा करता है जी। आँख का डिफेक्ट, कान का डिफेक्ट, सर छोटा हो जाता है, हियरिंग लॉस, हार्ट डिजीजेस। तो ये रूबेला वैक्सीन ऐसा वैक्सीन है कि बचपन में तो हर बच्चा वैक्सीनेट होता है, लेकिन अगर आपको स्टेटस नहीं पता तो जो प्रेग्नेंट लेडी प्रेगनेंसी से पहले हमारे पास आती है, हम उनको इसका टेस्ट IgG रूबेला टेस्ट करने के लिए बोलते हैं और IgG वेरिसेला टेस्ट करने को बोलते हैं। अगर वो नेगेटिव होता है तो आप वो वैक्सीन ले सकते हैं और उसके 1 माह के बाद आप कंसेप्शन का ट्राई कर सकते हैं, यानी प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर सकते हैं। फ़ायदा क्या है? जब वैक्सीन ये लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है, तो ये वैक्सीन यानी कि जीवित वायरस है, लेकिन उसको हमने एटीन्यूएट कर दिया, यानी वो आपके अंदर बीमारी पैदा नहीं करेगा। तो ये वैक्सीन जब हम लेते हैं तो 1 माह के अंदर आपके शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं जो कि लाइफ लॉन्ग होती हैं। तो अगर ये एंटीबॉडीज 1 महीने में आपके अंदर डेवलप हो गई, उसके बाद आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं, तो बच्चे को जो जन्मजात बीमारियां यदि आपको वो प्रेगनेंसी के दौरान होता वो नहीं होगा, तो आप उससे ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं। और इसको हम प्रिवेंटेबल डिजीज बोलते हैं जी। यानी कि इसको हम रोकथाम किया जा सकता है। इसकी वैक्सीन बहुत सक्सेसफुल है, 100% सक्सेस रेट है। तो जो लोग प्रेग्नेंट नहीं हुए उनके लिए मैं सलाह दूंगी कि अपने स्टेटस को चेक कराएं। यदि स्टेटस को चेक नहीं भी करा सकते हैं तो भी आप इस वैक्सीन को ले सकते हैं मैम, सेफ है जी। हाँ, थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं। अभी हम बात कर रहे थे न्यूट्रिशन की, वैक्सीनेशन की बात कर ली हमने। ये वैक्सीनेशन अभी मैं थोड़ा सा जानकारी इन लोगों को और दे देती हूँ जी, बताइए। ये प्री कंसेप्शन वैक्सीनेशन मैंने आपको बताया, फिर कंसेप्शन यानी प्रेगनेंसी के दौरान जी। तो सबको पता है कि टेटनस के 2 टीके लगते हैं जी। लेकिन अभी थोड़े से चेंजेस आए कि टेटनस टॉक्सोइड की जगह हम टेटनस एंड डिप्थीरिया वैक्सीन TD देते हैं, जो सरकारी सप्लाई में अभी उपलब्ध है और प्राइवेट सेक्टर्स वाले भी इसको यूज करते हैं। जो थोड़ा सा मैम इन दोनों वैक्सीन के बीच का डिफरेंस बता दीजिए और इसका इम्पोर्टेंस भी हमारे सभी दर्शकों के लिए जरूर बताइए। हाँ जी, तो देखिए यूजुअली देखिए रूरल बैकग्राउंड में जो टेटनस की वैक्सीन होती है वो जैसे ही 3 महीने पूरे होते हैं, आशा लोग होती हैं, आशा वर्कर्स हैं, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो दे देते हैं। आइडियली जो रिकमेंडेशन है वो है कि 6 मंथ पे, यानी कि 6 मंथ पे हम एक TD का वैक्सीन देते हैं जो आज की न्यू रिकमेंडेशन है, टिटनस एंड डिप्थीरिया। उसके बाद हम 27 वीक्स यानी कि जब आपका 3rd ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है 28 वीक्स एंड ऑनवर्ड्स, तो उसके बाद 28 to 36 वीक्स पे हम Tdap देते हैं। Tdap का मीन्स है टिटनस, डिप्थीरिया एंड एसेलुलर पर्ट्यूसिस। ये तीनों बीमारी से हमको प्रोटेक्ट करता है और ये टाइम पे अगर हम ये वैक्सीन लेते हैं तो हमारे अंदर जो एंटीबॉडीज बनती है वो बेबी के लिए भी प्रोटेक्टिव होती हैं 6 वीक्स तक। यानी कि अगर बेबी बॉर्न हुआ है
तो उसको टेटनस के, डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस जो कि एक जानलेवा बीमारियां होती हैं बच्चों में, उनके रिस्क बच्चे में कम हो जाते हैं जी। तो ये टीडैक वैक्सीन एक्चुअली अभी अवेलेबल नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर में, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में इसको दिया जाता है और ये देने का जो अवधि है वो है 28 वीक से 36 वीक्स के बीच। 36। मैम कुछ ऐसे भी पेशेंट हैं जिनकी ANC टेस्ट में कोई एनीमिक निकला या फिर डायबिटिक आ गया या फिर किसी का थायराइड बढ़ा हुआ है, तो क्या विशेष सलाह आप देंगे कि कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स जो इनको जरूर लेने चाहिए क्योंकि आगे कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके इसके लिए? हाँ जी, तो देखिए उसके लिए हर बीमारी का एक अलग स्टेप है। थायराइड आएगा तो आपने मेडिसिन लिया है, आपने अगर बीपी आ रहा है तो डेफिनेटली आपको मॉनिटरिंग की बहुत ज़रूरत है, शुगर आ रहा है डेफिनेटली आपको मॉनिटरिंग की बहुत ज़रूरत है। तो ब्लड प्रेशर एंड शुगर के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, ब्लड प्रेशर नापते हैं हम, उसके बाद यूरिन टेस्ट करते हैं हम, और कुछ क्लिनिकल साइंस हैं। तो आपको डॉक्टर्स के विजिट यानी कि हम जब आप हमसे मिलते हैं आके तब हम आपको बताते हैं कि आपके ये रिस्क फैक्टर्स सामने आ रहे हैं और उसके बिना पर हम आपको फ्रीक्वेंटली बुलाते हैं। अमूमन तौर पे शुरुआती प्रेगनेंसी में हम एक महीने पे औरत को बुलाते हैं और उसके टेस्ट करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं। लेकिन यदि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स निकल के आ रही हैं जो उसको हाई रिस्क जोन में डाल रही हैं, यानी ऐसे पेशेंट्स की निगरानी और ज़्यादा बेहतर तरीके से होनी चाहिए, तो उनको हम अलग लेबल भी कर देते हैं और उनकी विजिट्स भी हम बढ़ा देते हैं ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन होने से पहले ही उसको पकड़ा जा सके और उसका रोकथाम किया जा सके। मैम जैसे अब बात हमने की ट्राइमेस्टर की, 6 मंथ की, अब फर्दर करते हैं कि लास्ट मंथ है किसी का प्रेगनेंसी का और बच्चा डिलीवरी होने में शायद 1 महीना या उससे कम का समय है, 9 मंथ से ऊपर, तो इस समय पे क्या सावधानियां किसी भी महिला को जो प्रेग्नेंट है उसको बरतनी चाहिए? जो मोस्ट कॉमन हमारे एरिया में कुशीनगर क्षेत्र में मैं देख रही हूँ कि ओवरड्यू बहुत हो जाते हैं, यानी कि जो अवधि है उसको क्रॉस कर जाते हैं नॉर्मल सोच के। तो जो नॉर्मल ड्यूरेशन आपकी 40 वीक्स हम सेट करते हैं, 42 वीक्स तक हम देख सकते हैं, लेकिन 40 से 42 वीक्स जो है वो पोस्ट डेटेड पीरियड कहता है, यानी कि समय जो डेट हम देते हैं, जो डॉक्टर्स डेट देते हैं उसके आगे अवधि निकल जाना। ऐसे केस में जितना अवधि आगे निकलती जाती है, ग्रामीण महिलाओं को मैं खासतौर से कहना चाहूँगी कि ऐसे केसेस हम बहुत देखते हैं। ऐसे में बच्चे के चारों तरफ जो पानी होता है जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं वो कम होने लगता है और ऐसे में बच्चा अक्सर पेट में भी लैट्रिन कर देता है, जो कि लोगों को, गार्जियन को पता नहीं चल पाता और बच्चा पेट में ही खत्म हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना कि जब डॉक्टर ने आपको एक डेट दिया है उस डेट पे उसको संपर्क जरूर करें। सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी के पेन का डेट तक वेट करना, ऐसे में आप कई बार बच्चा खो देते हैं। ऐसा मैक्सिमम केसेस में नहीं होता, पर मेजॉरिटी केसेस में क्या होता है कि पेन ठीक है 2-3 दिन बाद आ गए, आप अगर विजिट करेंगे डॉक्टर को वो डेफिनेटली आपको बताएगा और कुछ टेस्ट एडवाइस करेगा। तो जिन लोगों का लाइटर यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड कम हो रहा है, एटलीस्ट डॉक्टर उसको सचेत कर देगा कि देखिए आप अब आगे मत बढ़िए अवधि क्रॉस करने के, बिकॉज ऐसे में आपके लिए रिस्क बढ़ जाएंगे, कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। मैम डिलीवरी के बाद से बच्चे की केयर के लिए कुछ जनरल मेजर्स जरा हमारे श्रोताओं को बताइए, क्योंकि बहुत सी जैसे आम गलतियां जो लोग करते हैं कि किसी भी हाथ से बच्चे को उठा लिया, छू लिया, तो जरा थोड़ा सा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या क्या सावधानियां एक नवजात के साथ हमको बरतनी चाहिए। जी देखिए, नवजात एक बहुत ही डेलिकेट बच्चा, मतलब ह्यूमन क्रिएचर आप कह सकते हैं कि वो इतना छोटा है कि उसको इन्फेक्शन प्रोन होने के चांसेस ज़्यादा है, इन्फेक्शन कैच करने के चांसेस ज़्यादा है। ऐसे केसेस में हमेशा जब हम गार्जियन को देते हैं, हम डिलीवरी के दौरान भी बहुत ही बारीकियाँ और सावधानियाँ बरतते हैं। एक साफ कपड़े में बच्चे को लेना जो ऑटोक्लेव्ड होता है, स्टरलाइज्ड होता है। माँ के लिए भी प्रिकॉशन, बिकॉज जब हम टाका लेते हैं नीचे तो उसके बाद कई बार औरतें कपड़ा यूज़ करती हैं, जो कि कैसा भी कपड़ा होता है। तो मैं बिल्कुल बोलूँगी कि आप पैड्स, सैनिटरी पैड्स यूज़ कीजिए ताकि जो टाके हैं वो पके नहीं, खुले नहीं, आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो। उसके अलावा बच्चे के लिए हाथ के लिए सैनिटाइज़र यूज़ करना है, भीड़ नहीं लगानी है बच्चे के चारों तरफ डिलीवरी के बाद, जो अक्सर लोग करते हैं, बिकॉज मुंह के जो इन्फेक्शंस हैं सांस से भी फैलते हैं और वो बच्चे में भी जाते हैं। गंदे हाथों से बच्चे को पकड़ेंगे तो उसकी आई के इन्फेक्शंस हो जाते हैं, ओरल कैंडिडियासिस बच्चे को हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है कि सैनिटाइजर एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने हाथ से क्लीन किया, इवन आप सोप एंड वाटर से अपने हाथ को धुलें, कभी भी कहीं बाहर से घूम के आ रहे हैं एंड देन आप बच्चे को लें। और बच्चे की नाल का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सर गार्जियंस नाल खिंच जाने से, अभी न्यू रिकमेंडेशंस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें नाल के ऊपर पाउडर डालना है या कुछ भी इस तरीके का एंटीबायोटिक यूज़ करना है। आप नाल को अगर ड्राई रखते हैं, 7 में छठे दिन नाल गिर जाती है, ड्राई है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। बट येस, अगर वो खिंच रही है या उसको केयर प्रॉपर नहीं किया गया तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। जी मैम,
जैसे बच्चा बड़ा हुआ, धीरे धीरे ग्रोइंग स्टेज की तरफ जा रहा है, तो उसको भी कुछ वैक्सीनेशन या कुछ वैक्सीन जो है उस पर जरा ध्यान देना होता है। तो ये भी बता दीजिए हमारे दर्शकों की वो वैक्सीन किस लिए होती है और कौन कौन सी वैक्सीन लेनी जरूरी होती है बच्चे की। तो ये तो गवर्नमेंट सेक्टर में पूरा कार्ड बनता है जिसमें आपके सरकारी योजना के हिसाब से वैक्सीन मिलती है जी। कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जो अभी सरकारी योजनाओं में नहीं है, जिनको हम प्राइवेट सेक्टर से भी देते हैं। यस, डेफिनेटली एज अ गायनेकोलॉजिस्ट जन्म के बाद हम लोग 3 वैक्सीन जरूर देते हैं, जो कि 0 डोज बोलते हैं जिसको, जिसमें आपका हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आता है जो कि 72 आवर्स के अंदर लग जाना चाहिए। इसके बाद पोलियो की खुराक जिसे बोलते हैं ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। और एक होती है आपकी बीसीजी जिसको हम यहाँ पे लगाते हैं, और यूजुअली उसमें ब्लड बनना ज़रूरी है। ये दिखाता है कि यस वैक्सीन प्रॉपर लगी है और एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में बन रहे हैं, जो कि हमें टीबी से बचाता है, बच्चों को टीबी से बचाता है। तो ये 3 वैक्सीन जिन्होंने 0 डोज वैक्सीन बोलते हैं, ये जन्म के दौरान लगती हैं। जन्म के बाद 6 हफ्ते पे, 10वें हफ्ते पे और 14वें हफ्ते पे, यानी 1.5 महीने के अंतराल पे वैक्सीन लगाई जाती हैं, जिसमें जो वैक्सीन है उसमें 6 in 1 वैक्सीन यानी कि 6 बीमारियों की वैक्सीन एक में ही लगती है, जिसमें आपकी हिप वैक्सीन होती है, डीपीटी होता है, ठीक, आपका न्यूमोकोकल वैक्सीन होती है जो कि आपको मेनिंजाइटिस और निमोनिया से बचाती है। रोटा वायरस वैक्सीन होती है जो कि आपके जो लूज मोशन या डायरियाज बच्चे में होते हैं उससे बचाता है। तो जो ये वैक्सीन बनाई गई है वो आपको कॉमन बीमारियां जैसे खसरा यानी डीपीटी, पर्ट्यूसिस, जो है मीजल्स, आपको टीबी से बचाती है, आपको डायरिया जो लूज मोशंस होते हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं उससे बचाती है, और आपको मेनिंजाइटिस जो कि दिमागी बुखार, ज्वर कहते हैं जिसको, दिमागी ज्वर, इंकेफेलाइटिस की जो वैक्सीन है वो भी अपने आप पूर्वांचल एरिया में दी जाती है जी। जो रिस्क प्रोन एरियाज होते हैं। तो ये वैक्सीनेशन लगाने से आपका बच्चा उन बीमारियों से बचता है। तो प्लीज़ ये घबराए नहीं कि कितनी सारी सुइयाँ लग रही है, अब तो 6 सुई एक में ही आ रही है, तो वो लगवाना न भूलें और बच्चे को नियमित तौर से जो है टीकाकरण लगवाएं। थैंक यू मैम। आगे इसमें थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। जैसे बोलते हैं कि माँ का दूध सर्वोत्तम है, लेकिन आजकल के दौर में ये देखने को मिलता है कि 1 महीने या 10 दिन के बाद से पाउडर के दूध या फिर बाहर के दूध पिलाते हैं, तो इस पे कैसा इफेक्ट पड़ता है और माँ का दूध क्यों जरूरी है, जरा सा इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करें। जी, तो देखिए माँ के दूध में जो शुरुआती मिल्क आता है जिसे हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं, तो यदि नॉर्मल डिलीवरी हो रही है इवन आफ्टर सिजेरियन ऑल्सो, हमारी बॉडी की ऐसी मैकेनिज्म है कि डिलीवरी होने के बाद ही ब्लड में कुछ ऐसे हार्मोन्स जाते हैं जिसकी वजह से माँ का जो दूध बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो जो थोड़ा भी मिल्क स्टार्टिंग में आता है जिसे हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं, वो बच्चे को जरूर चटाना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा है अभी उसकी लिवर उसकी आते अभी उस लेवल पे डेवलप नहीं हुई है कि वो हर तरीके की चीज़ों को जो बाहर से दी जा रही है उसको अडेप्ट कर ले। तो ऐसे में बच्चे का अक्सर पेट झड़ना या पेट फूल जाना जैसी प्रॉब्लम से गार्जियंस परेशान होते हैं। तो यदि माँ का दूध दे रहे हैं, माँ का संपर्क दे रहे हैं, माँ का स्पर्श मिल रहा है बच्चे को, तो वो कहीं ना कहीं हमेशा ही बेस्ट है। नेचर ने इस तरीके का सिस्टम बनाया है कि स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट जिसे हम कहते हैं मदर कंगारू मदर केयर, तो ऐसे से भी इस प्रोसेस को भी अडेप्ट करने से बच्चा इन्फेक्शन से बचता है जो बाहरी इन्फेक्शन हैं। इसी तरीके से माँ का दूध जो है वो सर्वोपरि है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे एंटीबॉडीज हैं जो बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं, वो ऐसी हाई क्वालिटी प्रोटीन्स है जो बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। माँ की जो मिल्क होता है शुरुआती 6 महीने में जो माँ का दूध है वो बच्चे को ज़रूर मिलना चाहिए, सिर्फ माँ का ही दूध मिलना चाहिए, और ऊपर से कोई भी पानी या ऐड ऑन शहद वगैरह चटाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है बच्चों को। मैम, जैसे कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि 3 महीने का बच्चा है, रो रहा है, तो उसको भूख लगी है तो उसको खाना खिला दो, या कुछ ऐसी आउट की चीज़ें जैसे आपने बताया कि शहद या फिर कुछ, तो इस पे थोड़ा सा बताइए कि क्या ये नेसेसरी है, कंपलसरी है, या फिर वो बच्चा किसी और वजह से रो रहा है। हाँ, देखिए कारण तो जानना जरूरी पड़ेगा कि बच्चा रो क्यों रहा है, बिकॉज बहुत सारे कारण होते हैं एक्सेसिव क्राई के, रोने के। तो ये तो खैर हमारे पीडियाट्रिशियंस बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि बच्चे के रोने के क्या क्या कारण है, लेकिन डेफिनेटली आपको वो जो बहुत कॉमन चीजें हैं कि जब पेट फुला होता है, बेबी बहुत क्रैंकी होता है, गैस बन रही होती है, तो उसको बर्पिंग प्रॉपर कराना बहुत जरूरी है। आपको सीने पे लेना है, बच्चे को बर्प कराना है, इवन एब्डोमेन यानी कि टमी रेस्ट जिसे बोलते हैं, तो पेट के बल लेटा के भी बच्चे को थपथपी देनी होती है ताकि उसका जो गैस है वो प्रॉपर निकल जाए और बच्चा इजीली और कंफर्टेबल महसूस करे। मैम, अंत में यही पूछना चाहूंगा कि जो महिलाएं स्तनपान करा रही हैं उनको कैल्शियम की या फिर आयरन की जो टैबलेट दी जाती है,
क्यों कंपलसरी है और क्यों उनको लेनी चाहिए उनके बेबी के रेस्पेक्ट में, हेल्थ के? ये बेबी के रिस्पेक्ट, बिकॉज जो हम दूध पिलाते हैं, यानी जो लेडीज दूध पिलाती हैं, उसमें कैल्शियम जाता है बच्चों तक, वो माँ की बॉडी से ही कैल्शियम जा रहा है। ऐसे केसेस में माँ, और प्लस फीड भी बच्चे को देनी है, तो उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलना चाहिए। तो जो कैल्शियम बाहर जा रहा है वो उसकी एनर्जी इनटेक भी होना जरूरी है, तो माँ को हम कैल्शियम रिकमेंड करते हैं। आयरन इसलिए रिकमेंड करते हैं बिकॉज आयरन भी ऑफकोर्स मिल्क में जाता है, लेकिन साथ ही साथ पेशेंट कहीं ना कहीं एनेमिक रहता है और वो आयरन स्टोर्स उसके उतने पूरे होते नहीं हैं, तो हमको आयरन भी सप्लीमेंट करना पड़ता है, सो दैट कि जो पोस्टमार्टम रिकवरी है पेशेंट की वो अच्छी हो और पेशेंट बेहतर महसूस करे। मैम अंत में कुछ हेल्दी डाइट सजेस्ट कर दीजिए हमारे दर्शकों को कि जब अगर वो स्तनपान करा रही हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें जिससे कि वो भी हेल्दी रहे, उनका बच्चा भी हेल्दी। जी, तो खाली स्तनपान ही नहीं, प्रेगनेंसी के दौरान भी वही चीजें हैं, आपको अच्छे से पता है, सभी को अच्छे से पता है, बस अवॉइड करने की जरूरत है कि जंक फूड्स। आजकल लेडीज में बहुत ज्यादा नमकीन के लिए कि नमकीन खाना है या फिर हमें कुछ बाहर की चीजें खानी है, खासतौर से गर्मियों के मौसम में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का सेवन, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी। तो जंक फूड्स एंड ये कोल्ड ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम्स वगैरह जिसमें बहुत ज़्यादा एडेड शुगर्स होते हैं, ये कभी भी हेल्दी नहीं है माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। डाइट में आप जो घर का बना खाना है वो डेफिनेटली प्रेफर करें, क्योंकि ऐसे सीजन्स में जब माँ इन्फेक्टिव कुछ खाएगी तो बच्चे में भी वो इन्फेक्शन जाने के चांसेस होते हैं। तो ये बोलूँगी दाल चावल सब्जी रोटी इज ऑल गुड फॉर यू। आप लोग के लिए ये सारा जो घर पे बना हुआ खाना और नाश्ता, इवन जो घर में महिलाएं बनाती हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए, वो कहीं ना कहीं वैसे तो होम रेमेडी है, लेकिन मेरा भी ये मानना है कि होम रेमेडीज भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल होती हैं। तो होम रेमेडीज में जो ये हर्बल चीज़ें जैसे कि सोट वगैरह हो गया जो हमें लेडीज को देते हैं, डेफिनेटली दैट इज गुड फॉर लैक्टेशन और आप उसको यूज कर सकते हैं। चलिए मैम, रेडियो प्रज्ञा से बात करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।